मनोज जी, आपने बताया कि यहाँ एक गांव है जहाँ के 18 से 30 वर्ष की उम्र के सारे बच्चे चले गए हैं कनाडा या अमेरिका या अरब कंट्रीज या अफ्रीका, कहीं भी गए हो, जगह बाहर चले गए, ऐसा है? सब आपके निकल हिसाब जाता से है। कनाडा रहना चाहिए, रहने लायक देश है? बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, रहने लायक देश है। जिस भी देश में आपको आज़ादी मिल सके अपनी खुद की जीने की। नमस्कार मित्रों, मैं शंभुनाथ शुक्ला हूँ और आपका हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में स्वागत है। आज का विषय मैंने हरियाणा से लिया है। हरियाणा के युवाओं में भी आजकल कनाडा जाने की धूम मची है। लोग अपने खेत, ज़मीन, जायदाद बेचकर बच्चों को कनाडा भेज रहे हैं कि उनका भविष्य बन जाए। तो क्या भारत में उनका भविष्य नहीं है? कई सारी बातें हैं जिन पर आज मैं इन सब बातों पर आपसे खुलकर चर्चा करूंगा। पिछले दिनों में हरियाणा के कैथल शहर के करीब एक गांव में गया था। गांव का नाम था तितरम। तितरम में मुझे पता चला कि यहाँ के कई युवा कनाडा चले गए हैं। अभी तक हम पंजाब में ही सोचा करते थे कि पंजाब के लोग कनाडा भाग रहे हैं, लेकिन तितरम से क्यों भाग रहे हैं? तितरम इसलिए भी जाना जाता है कि तितरम में एक तो जाट बहुल है तितरम गांव, दूसरा वहाँ के जाट काफ़ी प्रोग्रेसिव के सोच वाले हैं और खेती के बारे में कई तरह की नए नए प्रयोग वो किया करते हैं। अभी एमएसपी को लेके जो आंदोलन हुआ उसमें भी तितरम की जाटों की भूमिका बड़ी अहम थी। फिर अचानक वहाँ के युवा कनाडा क्यों जा रहे हैं, इसको जब मैंने पता करना शुरू किया तो बड़ी विचित्र बातें पता चली। न सिर्फ तितरम के पास नरड है, उसी के पास पाही है, पाई गांव है, फिर पियोहा है, जहाँ के लगभग सभी युवा जो हैं, और अगर वो सक्षम है तो वो भाग रहे हैं कनाडा, अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ। उनको ये लगता है कि भारत में रह कर के शायद उनको नौकरी न मिल पाए या यहाँ उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। तितरम में तो और मज़ेदार बात पता चली। तितरम में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं कुमार मुकेश, काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के युवाओं के जाने की एक वजह तो यह भी है कि यहाँ उनकी शादियाँ नहीं होती, यानी उनको लड़की नहीं मिलती। आपको पता ही होगा कनाडा, हरियाणा में औरत और मर्द का रेशियो में काफ़ी फ़र्क है, यानी औरतें कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं। इसलिए भी वहाँ शादी होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे राज्यों जाके शादियाँ करते हैं। जैसे केरल की बहुत सारी लड़कियाँ आपको हरियाणा के कई गांवों में खेतों में काम करती मिल जाएंगी, या उनकी शादी वहाँ पर हुई है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यही अकेले एक वजह नहीं है। अब तो ये वजह भी आ गई है कि भारत में उनको जॉब नहीं दिखाई पड़ता। उनकी ज़मीनें जो हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गई हैं। क्योंकि पहले तो बात ये नहीं थी। पहले आज से 25-30 साल पहले हर घर में हर एक के पास कम से कम 10 एकड़ ज़मीन तो थी ही। अब वो रकबा घट करके 2 या 2.5 एकड़ पे आ गया है। एक तो ज़मीनें हाईवेज में चली गई, तमाम तरह के सरकार के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें चली गई, तो मुश्किल, और दूसरे परिवार बढ़ा, बच्चे बढ़े, तो वो ज़मीनें घट करके 1.5, 2, 2.5 में आ गई हैं। तो अब युवाओं को दिखाई नहीं पड़ता कि वो क्या करें। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। पहले उनको आमतौर पे हरियाणा के युवा 10+2 करते ही भागता था फौज में, कि फ़ौज की नौकरी मिल जाएगी या पुलिस भर्ती में। लेकिन फ़ौज की नौकरी जब से ये अग्निवीर योजना आई है उसमें उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि 4 साल की नौकरी है, 4 साल का अनुबंध है, कोई पेंशन नहीं है, कोई हित लाभ नहीं है। उसमें बच्चे जाना नहीं चाहते, तो वो क्या करें? अंग्रेजी उनकी इतनी तेज़ नहीं है कि बाकी महानगरों में चले जाएं, या वो टेक्नोलॉजी के इतने टेक सेवी जिसे कहता है वो भी नहीं है। तो उनको लगता है आगे की ऊंची पढ़ाई अगर वो कर लें, 3 साल की डिग्री कनाडा या अमेरिका में ले लें, तो शायद उन्हें नौकरी वहीं मिल जाएगी। वहाँ कई फ़ायदे होंगे। एक तो उनकी शादियाँ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो लड़कियाँ हैं ही नहीं, शादी कहाँ से होगी। तो वहाँ शादियाँ हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, घर में पैसा आएगा तो घर भी सरसब्ज होगा।
उनके सामने एक रोल मॉडल पंजाब का है, क्योंकि पंजाब के अधिकांश युवा चले गए हैं कनाडा या अमेरिका, तो थोड़ा पंजाब में समृद्धि आई है, वो वहाँ से पैसे भेजते हैं, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो सब पंजाब में दिखाई पड़ते हैं, पड़ोसी हरियाणा में कुछ नहीं है। तो अब वहाँ भी ये चलन बढ़ा है। जैसे तितरम के कोई 35 युवा जो हैं वो कनाडा में बसे हैं। नरड तो बहुत ही तितरम की तुलना में एक बहुत पिछड़ा गांव है। आज भी वहाँ जाइए तो पुराने जोहड़ मिल जाएंगे, जोहड़ यानी तालाब, आपको घूरे मिल जाएंगे, वो जैसे गांव में होता है जहाँ गोबर डालते हैं, गंदगी मिल जाएगी, लेकिन गली में आईलेट्स के बोर्ड भी मिल जाएंगे। तो मुझे आईलेट्स आप लोग समझते हैं, IELTS, ये अंग्रेजी, अगर आप खासतौर पर कनाडा, अमेरिका, यूरोप जाना चाहें तो इनका टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ज़रिए ये देखा जाता है कि बच्चे की इंग्लिश में कमांड कैसी है। यूँ भी अगर आप भारत के बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी में कमांड होना ज़रूरी है। इसलिए IELTS यानी आईलेट्स की कोचिंग कराने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ये थोड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि गांव में आईलेट्स के कोचिंग दिखना अजीब लगा मुझे भी। तब मैंने पता किया, मालूम हुआ कि नरड के 127 युवक जो हैं वो बाहर चले गए हैं। मनोज जी, यहाँ नरड एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, सरकार की नौकरी में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी किसानी फैमिली किसान है, किसानी में चाहिए। नरड जी, मनोज जी, आपने बताया कि यहाँ एक गांव है जहाँ के 18 से 30 वर्ष की उम्र के सारे बच्चे चले गए हैं कनाडा या अमेरिका या अरब कंट्रीज या अफ्रीका, कहीं भी गए जब बाहर चले गए, ऐसा है? सर ये जींद डिस्ट्रिक्ट का गांव था। कोई वीडियो मैंने अभी सोशल अच्छा। मीडिया पे देखा था। अच्छा। जींद डिस्ट्रिक्ट में है गांव, सफीदों के पास का गांव है अच्छा। कोई, और सिख कम्युनिटी का गांव था। तो उसमें वीडियो में ये तमाम चीज़ें बताई जा रही थी कि भाई 18 से 30 वर्ष का कोई भी यूथ लेवल का लड़का हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इधर आपको लगता है कि हरियाणा में लोगों के बाहर जाने की हैबिट बढ़ी है? बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है सर। क्यों ऐसा? क्या उनको भारत में कोई दिखाई नहीं पड़ता अवसर या भविष्य? देखिए सर, मेरा मानना तो ये नहीं है कि अवसर भारत में नहीं है, लेकिन क्रेज बहुत ज़्यादा हो रखा है सर। यहाँ स्टार्टअप नहीं है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप या कुछ इनोवेटिव आइडियाज, जैसे आपके यहाँ तो अब गुलाब की खेती भी होने लगी है, नहीं सर, सिरोही साहब कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर। हमारे कैथल के गांव दुमाड़ा के हैं श्री कुशलपाल सिरोही जी, प्रगतिशील किसानों में अच्छा नाम है, और भी कई प्रगतिशील किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी स्टार्टअप की दृष्टि से देखें तो काम बहुत है यहाँ करने के लायक, लेकिन करने की थोड़ी सी मनसा तो ज़रूर चाहिए, कम से कम अपने मन की वो तो ज़रूर चाहिए। क्या खेती का रकबा घट रहा है या उपज घट रही है? क्या वजह है? पहले हरियाणा के लोग नहीं जाते की दृष्टि से तो नहीं कहूँगा कि उपज में भी कोई कमी है, लेकिन रकबा जरूर घट रहा है। आबादी बढ़ने के कारण या जमीन दूसरी परियोजनाओं में जाने के कारण? दोनों ही कारण है सर। अच्छा, बाहर जाने में क्या है, दो तरीके हैं बाहर जाने के। एक तो आप वैध तरीके से जाएं। अमेरिका में जाना इतना आसान नहीं है। अमेरिका में कई तरह के बंधन आते हैं जिनको आपको पार करना होता है। कनाडा जल्दी वीज़ा दे देता है, तो कनाडा की एंट्री आसान है। अगर आईलेट्स में वो पास हो गए और कनाडा में PR, जिसे अमेरिका में जैसे ग्रीन कार्ड, तो अमेरिका में PR, कनाडा में PR के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मिल जाते हैं आमतौर पे, या स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। अब इतनी हड़बड़ी में वो चेक नहीं कर पाते कि जिस कॉलेज में, कनाडा के जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वो स्तरीय कॉलेज है कि नहीं है। कनाडा में निश्चित और पढ़ाई अच्छी है, कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन सभी नहीं। वहाँ भी अब डग्गा मारी वाले कॉलेज खुल गए हैं कि यहाँ के बच्चों से पता लगा उन्होंने पर सेमेस्टर $10,000 ले लिए। अगर 3 साल का कोर्स है, 1 साल में 2 सेमेस्टर हैं, तो यानी 6 सेमेस्टर, पर सेमेस्टर 10,000 ले लिए, तो 10,000 का मतलब होता है लगभग $60,000 दोनों 3 साल में ले लिए। अगर इसको 60,000 कनेडियन डॉलर को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहें तो कोई 36 से 40 लाख रुपए के बीच में बैठता है। इसके बाद वहाँ रहना, आना जाना और खर्चे जो हैं वो भी इतने ही पड़ जाएंगे, अर्थात लगभग 1 करोड़ रुपया एक बच्चे को खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए ज़मीनें बेच के चले जाते हैं, ज़मीन बेच दी, जो पैसा मिला लेके चले गए। वहाँ जाके उसे नौकरी मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मेरी मुलाकात वहाँ पे हर्ष से हुई। ये हर्ष है, पहले मैं परिचय करा दूँ। हर्ष हैं, जोगेंद्र जी हैं, मनोज जी हैं। हम लोग, ये तितरम गांव है, कैथल जिले में पड़ता है,
तितरम से मशहूर है कि ज़्यादातर जो आंदोलनकारी यहीं रहते हैं। तितरम मोड़ बहुत मशहूर जगह है तितरम। तो ये बगल में नेशनल हाईवे 152 है। और ये हमारे साथ हैं कुमार मुकेश जी। कुमार मुकेश जी कवि हैं, जाहिर है नाम से ही लग रहा। तो खास बात ये है कि आप लोगों ने अभी डोंकी फिल्म देखी होगी, उसमें लगता है कि लोग क्यों जा रहे हैं कनाडा, अमेरिका या और मुल्कों में, भारत क्यों छोड़ना चाहते हैं। ये भाई हर्ष जी ने अचानक कनाडा में जा करके टोरंटो के पास यार्क है जगह है, यार्क से इन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री ली। तो मैंने इनसे पूछा कि जर्नलिज्म की डिग्री लेके जाहिर है आप इंडिया में नहीं, वहाँ से आपने डिग्री ली है, इतना महंगा खर्च किया है, इतना पैसा खर्च किया है, आप इंडिया में तो नहीं रहोगे। फिर आपने कनाडा जाने का, टोरंटो में ठंडी भी बहुत पड़ती है, क्यों निश्चय कर लिया कि आप कनाडा बसेंगे। जी हर्ष जी। सर असल में क्या कहते हैं, मेरी जो पहली डिग्री यहाँ पे हुई पंजाब यूनिवर्सिटी से, हाँ। उसके बाद मैं थोड़ा समय क्या कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था। एंड तब कोविड का समय शुरू ही हुआ था। एंड एक बात थोड़ी समझ आ गई कि एक बात तो मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ मोस्टली, और हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी। तो अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान में इतने नहीं हैं हमारे पास, ना उनकी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं ज़्यादा। तो एक समझ इतनी आई कि अगर इस करियर को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, शायद से और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस समय कनाडा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था मुझे। क्या कहते हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, एंड यॉर्क यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम था वो ब्रॉडकास्ट मीडिया में था। तो मेरा मन था कि मैं प्रिंट से निकल के अब टीवी में घुसूं। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था कि एक मेरे को अपना ट्रांजिशन करना था प्रिंट मीडिया से क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट में। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम थी। मुझे याद है मैं जब एक्सप्रेस में ही काम कर रहा था तो हमारे पास ऐसे गिन के कुछ 3 या 4 राइटर थे जो क्या कहते हैं पूरा सब कुछ संभालते थे। न्यूज़पेपर का लेआउट ही हम बनाते थे, लिखते भी हम थे, उसको प्रिंटिंग के लिए भी हम ही डाल रहे हैं। तो एक समझ आया कि इस समय जर्नलिज्म की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है हिंदुस्तान में, और शायद से एक्सप्लोर करना ही बेटर ऑप्शन है। तो कनाडा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था। 7वें नंबर पे है फ्रीडम इंडेक्स के दुनिया के। तो वहाँ पे आपने जो सवाल पूछने हैं किसी इंसान से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो वहाँ का मेयर हो, आप खुल के वहाँ पे बात कर सकते हैं। कितना खर्च आया आपका कनाडा के इस पढ़ाई में? करीबन कुछ 25 लाख के आसपास मेरा टोटल खर्चा हुआ। तो ये खर्चा आपके पेरेंट्स ने उठाया या लोन लिया? इसमें आधा खर्चा मेरी मम्मी का है और आधा हमने लोन लिया था। तो अब वो लोन चल रहा है इस समय। आपको जॉब मिल गई? सर आधी और आधी नहीं, क्या कहते हैं, मैं एज अ पार्ट टाइम न्यूज़ राइटर काम कर रहा था वहाँ पे। CH में। अच्छा। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि एज अ काम करने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम पार्ट टाइम था तो मैं उतना नहीं कमा पा रहा था जितना मैं चाह रहा था। आजकल मैं इंडिया वापस आया हूँ एक प्रोजेक्ट करने जिसका नाम है टेक्सचुरा इंडिया। कब तक रहेंगे इंडिया में? करीबन फरवरी तक हूँ। मेरा प्रोजेक्ट अभी जनवरी एंड तक चलेगा वो। अच्छा। इसका पैसा मिलेगा आपको? बिल्कुल सर, इसका पैसा मिलेगा। अच्छा। तो वहाँ पर आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे, यानी पढ़ रहे थे, बिल्कुल, तो अपना खर्च उठाने के लिए क्या करते थे? निसंकोच बताइए, डोंट वरी। बिल्कुल सर। मैंने 2 तरह की जॉब्स करी हैं वहाँ पे। पहली जॉब मैंने वहाँ पे रिप्लीज एक्वेरियम ऑफ कनाडा है, जो वहाँ का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। वहाँ पे मैं गेस्ट सर्विस एम्बेसडर रहा था। तो मेरा थोड़ा इतना है कि मेरे को बातें करना बहुत पसंद है लोगों से। तो उस स्किल को मैं जितना ज़्यादा एम्ब्रेस कर सकूँ, जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकूँ, मैंने वो किया। कितना पैसा कमा लेते थे उसमें? उस समय सर मैं कमा लेता था महीने का कुछ $1200 से $1500 महीने का। अच्छा। जब मैं स्टूडेंट था। जिसमें मेरा खर्चा पानी, खाना पीना, रहना सहना। तो आपके हिसाब से कनाडा रहना चाहिए, रहने लायक देश है? बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, रहने लायक देश है। जिस भी देश में आपको आज़ादी मिल सके अपनी खुद की जीने की, वो देश रहने लायक है। ठंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा अडाप्ट करना सीखना पड़ेगा। मैंने हाईएस्ट सबसे लोवेस्ट वहाँ पे -27 देखा है। उस -27 में भी इंसान की कनाडा बसना चाहते हैं? अभी वो सवाल थोड़ा क्या कहते हैं मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मैं कहाँ बसना चाहता हूँ, किस तरह की क्या है। जिस तरह जहाँ अपॉर्चुनिटी ले जाएगी वहाँ चल पड़ेंगे। अभी तो चूंकि आप कनाडा में जॉब पे ही हैं, बिल्कुल है ना, उन्हीं के एग्रीमेंट पे आए हैं। बिल्कुल। कल को आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप रहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। अगर मुझे सिटीजनशिप मिल जाती है वहाँ की तो हाँ। हर्ष तितरम के रहने वाले हैं और वहाँ वो पत्रकारिता की पढ़ाई करने गए थे कनाडा के टोरंटो शहर के करीब यार्क में। यार्क से उन्होंने 3 साल की डिग्री ली। लोकल अखबारों में कुछ दिन काम भी मिला और कुछ प्रोजेक्ट भी उन्हें मिले, लेकिन रेगुलर जॉब अभी तक नहीं मिला है।
अभी वो एक प्रोजेक्ट लेके इंडिया आए हुए हैं, तो मैंने कहा क्या इंडिया में आप रहेंगे, यहीं पे पत्रकारिता करेंगे? तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ इतना पैसा कोई देगा नहीं मुझे जितना मैंने खर्च किया है। और कनाडा में अपने पढ़ाई के अनुकूल जॉब पाना इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है। नौकरी तो वहाँ मिल जाती है, लेकिन नौकरी ब्लू कलर में तो मिल जाएगी, वाइट कलर नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। यानी मजदूरी का काम तो मिल सकता है। और वो अभी फ़िलहाल एक कंप्यूटर यानी मैक एयर और आईफोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। उसमें उन्हें कोई $1,500 मिल जाता, महीने का बचता है, क्योंकि पढ़ाई भी साथ में चल रही है। $1,500 कनाडा में बहुत कम राशि है। कनाडा में एक मध्यवर्गीय जीवन के लिए कम से कम $5,000 होना चाहिए, यानी जो भारतीय रुपए में देखा जाए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए होना चाहिए, तब वो $5,000 में अपने को सर्वाइव कर सकता है ढंग के तरीके से। क्योंकि कनाडा में जाते ही आपको गाड़ी लेना जरूरी है, बहुत सारी चीज़ें अनिवार्यता, जैसे वहाँ अगर आदमी कोई साग सब्जी लेने भी जाएगा तो उसे दूर जाना पड़ेगा, घर के पास नहीं कि कोई आगे दे गया। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनमें जैसे गाड़ी लेना जरूरी है, ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए मकान भी उसी तरह का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ ज़रूरी हैं। तो एक तो ये कि वहाँ वो खेती अपना जड़ जमीन बेच कर गए, उसके अनुरूप वहाँ उन्हें मिलता नहीं है, तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। पंजाब के लोग चूँकि पहले से जा रहे हैं, इसे जो पंजाब के युवा जाते हैं उनको एक छतरी मिलती है। पंजाबी संगठन है जो उनकी मदद करते हैं नौकरी तलाशने से लेके उनके लिए घर तलाशने में भी। हरियाणा के युवा वहाँ एकदम अकेले होते हैं। फिर उनकी इच्छा ये भी होती है किसी तरह अमेरिका घुस जाएं, क्योंकि अमेरिका में जॉब पाना थोड़ा और आसान है, प्लस अमेरिका में पैसा ज़्यादा है और मौसम भी अमेरिका का भारत से कहीं कम तो कहीं अधिक यही है। जाड़ा इतना नहीं पड़ता जैसा कनाडा में पड़ता है, लेकिन अमेरिका वो इस तरह से वीज़ा पाना आसान नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रांस से एक जहाज़ रोक लिया गया क्योंकि उसमें 300 भारतीय बैठे थे जिनके पास अपनी पहचान बताने के लिए कुछ नहीं था। यानी ना उनके पास पासपोर्ट था, ना उनके पास वो कहाँ जा रहे हैं इसका कोई वीज़ा था, तो उन्हें रोक लिया गया। तो इसको कहते हैं एक तरह से नंबर, जिसे अभी फिल्म आई थी डोंकी की तरह चले जाना। यानी वो अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका जाने के लिए वैध तरीका नहीं अपनाते, किसी तरह अवैध तरीके से किसी के जरिए वहाँ घुसपैठ करना चाहते हैं। होता यही कि यहाँ से सेंट्रल अमेरिका गए, सेंट्रल अमेरिका से वो चले, जैसे अभी फ्रांस से जो लोग जा रहे थे, यानी दुबई से होते हुए फ्रांस में जब जहाज उनका रोका गया, वो निकारागुआ जा रहे थे। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका है। वहाँ से मैक्सिको चले आते और मैक्सिको में अमेरिका की सीमाएं लगती हैं, वहाँ से सीमाओं से घुसपैठ कर देते हैं। तो ये घुसपैठ करने वाले 30 फुट ऊंची दीवार है, उसको ये लोग फांद जाया करते हैं। लोग कहेंगे कैसे ये सब हो जाता है, क्या अमेरिका में भी पुलिस इसी तरह की हरकतें करती है, क्या लोगों को घुसने देती है? इसमें भी मित्रों बड़े झोल हैं। घुसपैठ दुनिया के, चाहे जिस घुसपैठ के खिलाफ पॉलिटिशियन बोलते भी हैं, पॉलिटिशियन घुसपैठ करवाते भी हैं। एक तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसका फ़ायदा उठाती हैं, दूसरे लोगों को भी लाभ होता है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा में एक नियत है कि न्यूनतम मजदूरी कनाडा में $15.5 है, कहीं कहीं 14.5 भी है, लेकिन टोरंटो में मिनिमम मजदूरी $15.5 है। $15.5 यानी भारत के लगभग 1,000 रुपया, 1 घंटे का $15.5। अगर वो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे काम करता है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितने रुपए होता है। अगर 8 घंटे किसी को काम मिल गया तो 1,000 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपया रोज़, और महीने में उससे 20 दिन काम किया तो काफ़ी उसकी ठीक ठाक रकम बन जाती है। अब अमेरिका में भी इसी तरह न्यूनतम मजदूरी के दर निर्धारित है और लोगों को अपना घर के घरेलू काम कराने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है। इस कारण लोग ज़्यादातर घरेलू काम खुद करते हैं। इवन प्लम्बरिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन काम है, खाना बनाना तो खैर है ही, और बहुत सारे काम है, झाड़ू पोछा, ये सब लोग खुद कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए मेड सर्वेंट बुलाना और उसको $15.5। अब आप अमेरिका में जब आप $15.5 कन्वर्ट करते हैं तो और बड़ी राशि आती है, लगभग 1300-1400-1500 रुपये हो जाएगा। तो ये जो घुसपैठ के जरिए जो मजदूर जाते हैं, एक तो ये सस्ते मिल जाते हैं, ये बार्गेन नहीं कर सकते कि भाई न्यूनतम मजदूरी चाहिए। इनकी गरज होती है कि चलिए कम से कम में काम करा लेंगे, जितना पैसा मिल गया उतना बहुत है, तो इनको वो भी लाना चाहते हैं। वहाँ की सरकारें भी
प्रोत्साहित करते हैं कि इस तरह के मजदूर आ जाएं। यानी घुसपैठ को रोकने के कहा जाता है हम घुसपैठ को होने नहीं देंगे, चिल्लपों तो बहुत की जाती है, शोर बहुत मचाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि घुसपैठ को लोग बढ़ावा भी देते रहते हैं। इसलिए ये सब जो डोंकी वाले लोग हैं, डोंकी के जरिए जाने वाले यानी वाया मेक्सिको जाने वाले, इनको भी छूट मिलती है। पर जो भारत से जो लोग या जहाँ से भी जाते हों, जो भारत से जा रहे हैं उनको ये कोई सस्ता नहीं पड़ता और महंगा पड़ता है। ये मत सोचिए कि सर मजदूर यहाँ जा रहे हैं, इसमें वो युवा जा रहे हैं जो यहाँ से 12th पास कर चुके हैं, अंग्रेजी उनकी वो आईलेट्स नहीं पास कर पाए लेकिन जाना चाहते हैं, तो इसी तरह के वो तरीके अपनाते हैं जिसमें आईलेट्स वाले भी कहते हैं, ये कोचिंग वाले ये भी इसमें एक बड़ी दलाल जैसी भूमिका निभाते हैं कि या तो फर्जी डिग्री दिलवा देंगे या फर्जी तरीके से भेज देंगे। तो इसमें उनको पैसा और खर्च करना पड़ता है, क्योंकि 50 लाख के करीब राशि फिर वो देंगे इन दलालों को, तो करोड़ रुपया उनका बना ही रहेगा और कुछ रुपया अपने साथ ले जाएंगे। इस तरह से ना तो वो घर के रहे न घाट के, न यहाँ उनको कुछ मिल रहा है न वहाँ मिल रहा है, और सरकारें इन पर रोकने का कोई उपाय नहीं करती हैं। हालांकि इस बात के लिए ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अभी बहुत सारी नौकरियां कुछ अनुबंध पे चालू कर दी हैं, कि जैसे उनके सिंचाई विभाग है, जल शक्ति मिशन है, ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनमें वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख लेती हैं, जिनको 50,000 से लेकर 1 लाख के आसपास सैलरी मिलती है। लेकिन वो नौकरियां उनकी बतौर कंसल्टेंट हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं। उनके नौकरी जाने पर कोई इसकी गारंटी नहीं कि उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, छुट्टियां नहीं मिलती, उनको पेंशन तो खैर सबको बंद हो गई है। तो ऐसी खराब स्थितियों में लोगों को लगता है कि भारत छोड़ के कहीं और चले जाएं, कहीं और नौकरी पा जाएं, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो ऐसी ये स्थितियां मैंने एक गांव तो वो देखा पिहोवा में, तो ये स्थिति हो गई है कि 18 से 25 साल की उम्र के बहुत से लोग चले गए हैं। घर वाले उनको भेज तो दिए, तब तो खुश थे कि हमारे घर में पैसा आएगा, समृद्धि आएगा, आज हमारा बच्चा जा रहा है, कल लौटेगा तो बहुत सारा पैसा कमा के लाएगा। लेकिन अब उसका अता पता नहीं चल रहा है, कहाँ गए वो लोग कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो ऐसी स्थिति तो ये लगा कई बार कि जो परदेश जा रहे ललन, यानी बच्चे, ललन हमारे यहाँ बच्चों को भी बुलाता है, जा बसे परदेश ललनवा, यानी परदेश जाके बस गए, वो लौटेंगे नहीं लौटेंगे इसकी कोई गारंटी ही नहीं है, वो कमा के लाएंगे कि नहीं कमा के लाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बड़ी खराब स्थिति है मित्रों। तो मुझे लगा कि आज इस पर आपसे चर्चा की जाए। तो धन्यवाद, आप हमारा ये वीडियो देखिए। झाड़े रहो कलेक्टरगंज, पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।